रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ रास्ता आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनमा का फैसला आने के बाद आखिरकार वज़ीर दाखिला ने डॉन लीक्स की रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश कर दी। सवाल यहां पर यह है कि क्या डॉन लीक्स के असल जिम्मेदारान को बचाने के लिए 2 से 3 अफराद की मजीद कुर्बानी दे दी जाएगी और असल जिम्मेदारान को क्लीन चिट दे दी जाएगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस रिपोर्ट को बाखुशी तौर पर कबूल करेगी? याद रहे कि परवेज रशीद साहब पर डॉन लीक्स का इल्जाम लगने के बाद इस्तीफा ले लिया गया था। क्या परवेज रशीद को राना सनाउल्लाह की तरह दोबारा से वजारत से नवाज दिया जाएगा? यहां पर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये रिपोर्ट कभी मंजर आम पर आएगी या फिर दीगर रिपोर्ट्स की तरह यह भी सर्द खाने की नजर हो जाएगी। इस अहम मौजू पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पैनमा के डिसीजन के बाद आसमा जहांगीर साहिबा भी खुलकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हक में सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला तो क्या हुआ, यहां सभी झूठ बोलते हैं। आसमा साहिबा ने अपनी एक नई मंतक पेश की। आसमा जहांगीर भी राना सनाउल्लाह की तरह पैनमा के फैसले में नॉवल गॉडफादर का हवाला देने पर सीखता नजर आती हैं। गॉडफादर आखिर कैसा कैरेक्टर था और आखिर शरीफ खानदान को इस खास कैरेक्टर यानी कि गॉडफादर के नॉवल से आखिर तशबीह क्यों देगी? इसके साथ साथ जस्टिस गुलजार साहब के उस नोट के अहम हिस्से को भी आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे कि जिसमें हसन नवाज के बारे में ये लिखा गया है कि मासूमियत की भी हद होती है। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी से मुतालिक। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज मालाकंड में जलसा किया। साबिक सदर ने अपना 4 साल पुराना जो हिसाब था वो आज चुकता कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ के अल्फाज में उन्हीं के स्टाइल में उन्हीं का पेट फाड़ कर लूटी गई रकम को वापस लाने का भी ऐलान कर दिया। क्या डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन जैसे लोगों के होते हुए जरदारी साहब जलसे करके अपनी पार्टी की साख को बहाल कर पाएंगे? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सिंध पुलिस की बात करेंगे जिसने घोटकी में इम्तिहान में नकल करती हुई बच्चियों को गिरफ्तार किया, थाने में बंद किया, मगर एक नई रिवायत भी कायम की गई कि ये पुलिस वाले उन बच्चियों के घर गए और उनके वालिदैन से मुआफ़ी भी मांगी गई। डिटेल्स इस पर बात करेंगे। क्लासेस साहब, पॉइंट्स सभी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनमें गुफ्तगू जरूरी है, लेकिन डॉन लीक्स का मामला हम वो चाह रहे हैं पहले डिस्कस करें। क्या समझते हैं कि रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यही है। आज हालांकि ये पाकिस्तानी हमारे सियासतदान भाई जो हैं इन्होंने हमें इस काबिल छोड़ा नहीं, आमिर मतीन और मेरे जैसे लोगों को, जिनको हमें ताने सुनने पड़ते हैं जमहूरियत का बुखार, जमहूरियत का मरोड़ और सियासी लोगों की एक इनकी सुप्रीमेसी का जो हमारे अंदर से वो नींव जाता ना, इन्होंने 8-10 सालों में 2008 के बाद, अब 2008 का जज्बा देखेंगे लोग जमहूरियत यहाँ क्या चाहते थे, क्या सिविलियन यहाँ पे डोमिनेशन चाहते थे, किस तरह के हम सिविलियन एक लीडरशिप से तवक्को रखते थे, जिस तरह इन्होंने 10 सालों में मार धाड़ की है और जिस तरह लेट डाउन किया है, सबको किया, इदारों को भी किया है, खुद को भी है, इंस्टीट्यूशंस को भी किया है। उसके बाद ये दिल तो नहीं चाहता कि भर गया है कि इन लोगों के साथ खड़े होकर इनके कोई हक में कोई भले की बात करने की कोशिश की जाए, क्योंकि लोग भी अब इनके हक में की हुई बात को नहीं मानते। लेकिन क्या करें, आमिर साहब को मुझे भी कुछ दैमी हमें मसाइल हैं, हम भी ऐसे मौक़ों पर बात करने से बाज नहीं आएंगे इनडायरेक्टली, चाहे जो भी हो। सवाल जी एक चीज़ पे मुझे दुख भी हो रहा है कि सिविलियन हमेशा या कटहरे में नजर आते हैं, हमेशा। बिल्कुल इसके अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट बड़े से बड़े ब्लंडर मार के भी वो बच जाती है। उस वक्त पूरे यही सिविलियंस उसी एस्टेब्लिशमेंट को बचा रहे होते हैं कि जी ये पाकिस्तान के इदारे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको कुछ हो गया तो खुदा न खास्ता मुल्क की जो सिक्योरिटी है, जो नेशनल डिफेंस है, ये खतरे में पड़ जाएगा। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूंगा अभी कि किन किन मौक़ों पर इन्होंने पाकिस्तान पॉलिटिशियंस ने इन्होंने बेल आउट किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, और मुख्तलिफ मौक़ों पे किया है इन द नेम ऑफ स्ट्रेंथ इन द इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब ये छोटी मोटी चोरी करते पकड़े जाएं तो इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है सियासतदानों के लिए। वो फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे कहते हैं ना भाई बल्ली देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट बच जाती है इनकी कुर्बानी। मैं उसी पे आता हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा इनको सियासतदानों के हक में तबला बजाने को। बड़ी रिपोर्ट थी एक ओजड़ी कैंप, ये 1986 ये था, 88 था मेरा ख्याल है सर, कि जब यहाँ पे जनरल जिया साहब जो थे वो रूल कर रहे थे और मोहम्मद खान जुनेजो साहब उस वक्त वजीर आजम थे। ओजड़ी कैंप पिंडी में बाकायदा ब्लास्ट हुआ जहाँ पे एमुनेशन का डिपो थे, सारी चीज़ें थी। उस पे उस वक्त की पार्लियामेंट ने अपनी एक कमेटी बनाई थी इंक्वायरी करने की, डिफेंस मिनिस्टर नईम खान थे या मलिक नईम थे समथिंग वो थे, उन्होंने बनाई और वो रिपोर्ट पहले से लीक हो गई कि उस रिपोर्ट में जो जनरल जिया के सबसे करीबी तरीन लोग जो थे
वो मुलविस थे, उसमें जन अख्तर और रजा रहमान का नाम भी आ रहा था, और उसमें कार्रवाई की उन्होंने सिफारिश की थी कि इन फलां फलां जर्नलिस्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो ही वो रिपोर्ट लीक होकर गई जनरल जिया तक, इससे पहले कि जुनेजो साहब कार्रवाई करते, जनरल जिया साहब ने उनको डिसमिस कर दिया था। आज तक ओजडी कैंप की वो रिपोर्ट सामने नहीं है, ये सुन लें। इसके बाद जनरल जिया का त्यारा तबाह हुआ। इस पे हमें ये पता चला एक बहुत बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट हेल्ड की गई थी, और वो कहते ना इनसाइड जॉब भी था, कुछ अपने लोग भी शामिल थे। अब ये बात उनसे हजम नहीं हो रही थी कि अपने लोग भी शामिल थे, वो रिपोर्ट भी उसमें छुप गई सर। देन जो बड़ा वाकया हुआ, मतलब जिसकी रिपोर्ट सामने आई है, आनी चाहिए थी, वो आपका ओबीएल था एबटाबाद की रिपोर्ट में भी जो मतलब, हालांकि ये सारी वेट करवाई गई थी, उन्हें सिक्योरिटी के इदारों को लिख के भेज दी थी कि हुजूर जो कुछ डिलीट करना है कर दें, पर फेस से में कॉस्मेटिक टाइप आप कहते हैं तो वो हमें दे दें, वो छाप देते हैं। तो वो रिपोर्ट भी आज अल्लाह माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं सर। उस रिपोर्ट के लिए भी कभी किसी ने कोई जोर डालने की कोशिश नहीं की, जनाब उसका क्या बना, जरा हमें बताएं कि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी हमारी हिट हो गई थी। ऐसे सलाला हुआ, हमारे वहाँ पे 20-22 हमारे फौजी शहीद हुए, उसका भी हमें कहीं नहीं पता चला कि सलाला पे इतना बड़ा वाकया हुआ, वो किसकी फेलियर थी। ऐसे हमने, आपको याद होगा 2011 में शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान के GHQ पे इतना बड़ा ये अटैक हुआ, उसका भी हमें नहीं पता चला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि उसमें 50 के करीब हमारे फौजी शहीद हुए थे। जनरल कियानी साहब मौजूद थे उस वक्त जब अटैक हुआ था, उसका भी पता नहीं चला। APS का इतना बड़ा मतलब मैसिव एक फेलियर था, उसका भी पता नहीं चला। मॉडल टाउन में आपको याद होगा इतना बड़ा, हमारे जज साहब ने जो थी वहाँ पे उन्होंने दी थी, बाकर साहब ने, उनकी रिपोर्ट पे भी कोई हमें नज़र नहीं आता। लेकिन एक मीटिंग की खबर लीक हो गई है, और जिसका पूरी दुनिया को पता था, उन्होंने माना है कि ये इश्यूज डिस्कशन हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब और DGISI की जो आपने रिपोर्ट किया तो वो पाकिस्तान को आपने बड़ा नुकसान दिया है। दुनिया को ये मैसेज मिला है कि हमारे इंटेलिजेंस के इदारे और पॉलिटिकल लीड जो पॉलिटिशियंस एक्ट करना चाहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ, लेकिन ये हमारी स्टैब्लिशमेंट है जो नहीं करने दे रही, हमारी इससे बड़ी बदनामी होगी है। जो 10 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, जिसमें कामरा और कराची भी डाल लें, कामरा कराची भी डाल रहे हैं, मतलब और बड़े बड़ी चीज़ हम डाल सकते हैं। साहब आपकी बातों से मुझे नाउमीदी हो रही है। नाउमीदी मैं और बात कह रहा हूँ मैं कि सिविलियन, अच्छा हुआ क्या था जिस दिन यहाँ पे ये अटैक, जब ये फंस जाएं और उसमें से निकल आए तो पॉलिटिशियन जो हैं इनको मुबारकबादें देते हैं। अभी वहाँ पे ये क्या किया उन्होंने, उसके अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया सर, वहाँ के आर्मी चीफ ने क्या किया है वहाँ पे अफगानिस्तान में, उनके 150 उनके फौजी उनके वहाँ पे ये मारे गए हैं, उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने वो कर दिया है, उसको इस्तीफे दे दिए हैं। यहाँ पे बाकायदा जब फेलियर्स होती हैं, हमारी पॉलिटिकल एलीट इनको मुबारकबादों का फ़ोन दे रही होती है। जिस दिन यहाँ पे GHQ पे अटैक हुआ था, 2-3 दिन वहाँ पे बड़े उसमें हुए थे 2011 में, तो गिलानी साहब और जरदारी साहब मुबारकबादें दे रहे थे। जिस दिन OPL वाला वाक़या हुआ तो जरदारी साहब और गिलानी साहब उस दिन आपको याद होगा वो कर रहे थे, उनको मुबारकबादें दे रहे थे कि जनाब के बड़ा अच्छा एक ऑपरेशन था, कंडक्ट हो गया। और जब ये खुद पकड़े जाए, मेमो गेट आया सर पूरे का पूरा, उनको कोई रियायत नहीं की, जनरल कियानी साहब ने भी रियायत नहीं की, जनरल पाशा ने भी रियायत नहीं की, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, उन्होंने हलफनामे भी जमा करवा दिए, उन्होंने कहा जनाब ये गद्दार हैं, ये इस मुल्क के दुश्मन हैं। सो कहने का मतलब ये है हमारे ये बेचारे ये सिविलियन छोटी मोटी चोर चकारियाँ भी कर लें, ये छोटी मोटी चलाकी थी ना। और तीसरा मैं लास्टली बात करूँ, बात लंबी हो गई, नवाज शरीफ साहब से मैं एक्सपेक्ट करता था कि बी ए मैन, बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप समझते थे गलतियां की हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने तो डट जाएं, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने उसको मुशाहिदुल्लाह खान को मरवाया, उसके बाद आपने परवेज रशीद को मरवाया, अब आप तारिक फातमी साहब को मरवा रहे हैं, और हमारा वो बेचारा भोला सा दोस्त जो है राउत हसीन साहब, उनका भी नाम आ रहा है, अब आप उनकी कुर्बानी देने लगे हैं। हजूर थोड़ी सी हिम्मत करें, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप तो कहते थे हम कारगिल पे इंक्वायरी करवाएंगे, और जो ये कारगिल के डिबैकल के जिम्मेदार जर्नल थे उनको कटहरे में लाएंगे, छोड़े मतलब अब आपको ऐसा अपने ही साथियों को कुर्बानी देनी पड़ गई है। और एक कमेंट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा, मुझे किसी ने भेजा लास्ट कमेंट, उसने कहा जनाब कि ये तो कहते थे कि अगर मियाँ साहब के खिलाफ कोई बगावत हुई तो मेरे जो ये जाले जान इसार हैं वो टैंकों के नीचे वो लेट जाएंगे। यहाँ तो जनाब तारिक फातमी साहब जैसे बंदे ने भी ये डान लीक्स किया, लेटने से इनकार कर दिया जी, मेरा क्या ताल्लुक है खबर से, मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। मुझे छोटे से ब्रेक पे जाना होगा। आमिर साहब आपकी तरफ आएंगे, डॉन लीक्स की रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि आसमा जहांगीर साहब राना सनाउल्लाह की तर्ज पे ही फैसले के ऊपर नॉवल गॉडफादर का जो हवाला दिया गया, सीख पाएं नॉवल गॉडफादर का कैरेक्टर आखिर था कैसा, और जस्टिस गुलजार साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट में हसन नवाज से मुतालिक क्या अहम बात की है वो भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉन लीक्स की रिपोर्ट से मुतालिक बात कर रहे हैं। आमिर साहब, बिजनेस क्लासेस आपने 1971 के हवाले से महमूद रहमान कमीशन की बात की, OJ कैंप की बात की, त्यारा क्रैश की बात की, OBL रिपोर्ट और दीगर अहम चीज़ों की बात की, अहम वाक़यात की बात की, जिनकी रिपोर्ट अभी तक सामने आई। क्या समझते हैं आप, किस हद तक पूरी उम्मीद है कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट भी सामने आएगी और जो असल जिम्मेदारान हैं उन्हें भी पूछा जाएगा या फिर क्लीन चिट दी जाएगी? मैं समझता हूँ जो बुनियादी रऊफ़ का थ्रस्ट था कि फ़ौजियों के जो लैप्सेस हो जाते हैं और बहुत छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े हमारी तारीख में लैप्सेस रहे हैं, उस पे उनकी सुनवाई नहीं होती। उनके मुकाबले में ये अगर किया जाए, फ़र्ज़ किया मान भी लिया जाए कि ये लैप्स था, तो ये इतना बड़ा नहीं था कि जितना इसको बना लिया गया। क्या क्या उसमें अभी लोगों को शायद भूल भी गया होगा थी किस बारे में। उसके अंदर बुनियादी एक नुक्ता ये था कि जनाब उसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ तालिबान जो हैं बुरे गुड बैड तालिबान और बैड तालिबान हैं, और जो गुड तालिबान बनाए हुए हैं फ़ौज के परवरदा हैं, और उसके ख़िलाफ़ जब एक्शन होने पे आता है तो फ़ौज रसिस्ट करती है। ये एक बुनियादी बात थी। और ये कहा गया ये वो नैरेटिव है जो कि इंडिया कहता है। भाई साहब, ये वो सिर्फ इंडिया नहीं कहता, ये हम भी कहते हैं, और ये बहुत लोग कहना शुरू हो गए हैं। तारिक खोसा साहब ने मुंबई की जो की हुई इन्वेस्टिगेशन, उसमें उन्होंने भी यही कहा हुआ है कि जनाब हमारे यहाँ जो है ना काफ़ी सारे सवाल हैं और गुड तालिबान हैं। मैं नहीं चाहता कि ये अब ये क्योंकि ऑफिशियली तो भी अनाउंस नहीं हुई डॉन लीग की रिपोर्ट, मगर जो रिपोर्ट आ रही है उसके बाद गलत मैसेजेस लिए जाएं कि आइंदा कोई ये बात नहीं करेगा कि गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली। जनाब हम करते रहेंगे, वो इसलिए करते रहेंगे कि हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के मफाद के लिए है कि ये इस पॉलिसी ने हमें ये रिटेन करने की जो है बहुत नुकसान पहुंचाया। और शुक्र है कि पाकिस्तान फ़ौज ने, ये मैं ज़रूर उनकी तारीफ़ करूँगा कि अपने उन इनएक्शंस को करेक्शन करते हुए तालिबान के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन शुरू किया। ये बिल्कुल वो उनकी जहाँ तारीफ़ है वो तारीफ़ है, मगर जहाँ बाकी जो उनके रह गए हैं, सूनर लेटर हमें ये सारे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से जो मजहबी शिद्दत पसंद हैं इनसे जान छुड़ानी है। ये चलेगा नहीं है। दूसरा, मैं ये ज़रूर सिविलियन गवर्नमेंट का भी, नून लीग जो है, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने 4 साल के अंदर क्या क्या बड़े लैप्स नहीं हुए। अब देखिए इनकी भी कमज़ोरी है, हम तो स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने स्टैंड क्योंकि ये कमज़ोर हैं, क्योंकि ये खुद नहीं है, क्या क्या बड़े इनके भी लैप्सेस नहीं हुए, किसी को नहीं निकाला। सबसे बड़ा लैप जो है पाकिस्तान में इनकी हुकूमत का वो बिजली है कि 4 साल के बाद भी लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हुई। उसके अंदर कोई जो है अब आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ, वो यूनुस जग्गा साहब को अब उधर दूसरी उसने मिनिस्ट्री में भेज दिया है। कोई नहीं निकला 4 साल में। 5वीं समर गुजरने को है, लोग तड़प रहे हैं, बिजली आगे से भी ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गई है, मगर एक आदमी है मजाल है कि नहीं हुआ। करप्शन के कितने बड़े स्कैंडल नहीं हुए यहाँ पे। हम दिन रात से पहले दिन से रो रहे हैं कि जनाब ये 480 बिलियन रुपया अनऑडिटेड दिया, लोगों ने पैसे बनाए हैं, एक आदमी पे जूनी रिंगी। क्या क्या कुछ नंदीपुर नहीं हुआ। उसके बाद पेट्रोल एक जमाने में याद है कि बिल्कुल सप्लाई खत्म हो गई थी। आज तक कोई एक भी हाई प्रोफाइल बंदा इन्होंने नहीं निकाला। निकाले तो कब है, जब पिंडी का प्रेशर जरा सा भी आ जाए। शाहिदुल्लाह को निकाला अगेन कि उसने कोई बात कर दी थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। परवेज रशीद को निकाला, और अब बाकी जो है फातमी साहब तो एक चलो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो बेचारा हमारा गरीबाई राव तहसीन, वो एक जो उसको जानते हैं वो उसको अव्वल तो मेरा ख्याल निकाल नहीं लीगली सकते, उस तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं, वो सरकारी मुलाजिम है और उसकी बोर्ड होगा, उसके बाद वो अदालत में भी जा सकता है। ऐसे ही गरीब आदमी बेचारे की ऐसे ही जान वही पिस जाते हैं। बिल्कुल, आपने जो जैसे बिजली की बात की, दावों की बात की, अपने लैप्सेस भी हैं, लेकिन अब तो लोग ये कहना शुरू होगा कि झूठ बोलते हैं। खैर, आसमा जहांगीर साहब से मुतालिक बात करेंगे। गुज़श्ता रोज वो एक टीवी प्रोग्राम पे बैठी हुई थी किसी निजी चैनल के, तो वो फरमा रही थी कि झूठ सब बोलते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बोल लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके साथ साथ गॉडफादर के हवाले से भी उन्होंने बात की, काफी इस्तेक़बा नजर आई। उनका कहना था गॉडफादर हर किस्म के काम करता है। जरा वो शॉर्ट आपको सुनाते वापस आके इस पर फिर गुफ्तगू करता है। तीसरी बात यह कि यहाँ पे जहाँ तक झूठ बोलने का ताल्लुक है, तो आप मुझे टेस्ट कर लें, एक पार्लियामेंट के आदमी का झूठ में निकाल देती हूँ। सच्चा तो यहाँ पे है कोई नहीं, ये तो झूठ की बीमारी है यहाँ पे। तो ये जो झूठ बोल दिया तो उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ, मेरी अपनी ये जाती राय है कि मेरे लिहाज से ये कोई हिस्टोरिक फैसला नहीं है। अच्छा। मेरे लिहाज से ये एक नहायत तफशीशनाक फैसला है। आप GIT में ISI को और MI को डाला, और मुझे पहले ये कहा, कई दफा मैंने कहा, ये अब नहीं कह रही हूँ, कि जिस तरफ भी ये फैसला जाएगा
हमारी जुडिशरी जो है वो उसमें मतनाजा होगी। कहती हूँ कि जो गॉडफादर का दिया हवाला रेफरेंस, वो प्रेजुडिस जरूर शो करता है, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ करप्शन की बात है ना, कि उसको कह देना कि वो किसी ड्रग माफिया का हेड है या वो कातिल है, ये तो ज्यादती है ना। जो गॉडफादर का इमेज है वो तो हर किस्म के काम करता था, तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ज्यादती नहीं, ये ज्यादती है। आप एक जज होके इस किस्म के बात नहीं कर सकते। आपको इख्तिलाफ इसलिए है फैसले से? को ये कह रही हूँ कि ये फैसला अव्वल तो जिस शिक में उन्होंने लिया है वो ले ही नहीं सकते थे। कहा कि हमने इसको खुला इसलिए रखा हुआ है कि जिस तरह जी चाहे इस्तेमाल करें। मैं इस बेसिक बात के खिलाफ हूँ कि आप ये जो 184(3) है इसको जजेस का अमृत धारा बना दे, जिस तरह जज सेलेक्टिवली चाहे उसको इस्तेमाल करे। मैं अब से नहीं, हमेशा से इसके खिलाफ हूँ। ठीक है। दूसरी बात, जब बेनजीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट गई उस वक्त भी हम बोले। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, हालांकि नवाज शरीफ के मैं बहुत गवर्नमेंट के खिलाफ और मेरे सबसे ज्यादा बयान थे, मगर जब वो गई तो हमें पसंद नहीं किया जब मुशर्रफ आया। शायद हम बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस वक्त बयान दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने लेने दे तो कोई हरज नहीं है। अगर फौज नहीं निकालती तो फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ जाती है। अरे कहाँ जाए। और आपको जेटी में एतराज है ISI-MI के? बहुत एतराज। आसमा जहांगीर साहब जो फरमाए थे वो तो हमने सुना। क्लास साहब, एक तो उन्होंने सीएम से मुतालिक का बड़ा तशवीशनाक फैसला है। जस्टिस गुलजार साहब के अहम नोट पर भी हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन गॉडफादर नॉवल का आपने उर्दू तर्जुमा किया, बड़ा करीब से आपने इस कैरेक्टर को देखा है। गॉडफादर आखिर कैसा कैरेक्टर था? हर किस्म के मामलात में इन्वॉल्व था ये। मैं थोड़ा सा इस पे टाइम लेना चाहता हूँ। जो आसमा जहांगीर साहब ब्रेक पे जाना पड़ गया मुझे। ठीक है, ब्रेक के बाद ये गॉडफादर का एक्सपोजे। ठीक है, बिल्कुल। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला ये से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लास ऑफ ब्रेक से जाने से पहले हमने आसमा जहांगीर साहबा का क्लिप दिखाया था, उस पर प्लीज। मैं ज़रा आसमा जहांगीर साहबा को सुना है। हमारा भी कभी इनके HRCP के साथ, आसमा जहांगीर साहबा के स्ट्रगल के साथ, इनके स्टांस के साथ एक रोमांस होता था। बड़ी हम इनकी इज़्ज़त करते थे किसी दौर में। वो फिर ऐसे ऐसे चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपके गेंस क्या हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी गुगली फेंकी थी। जो इमरान खान जैसा साहब, इमरान खान में इतनी समझ पॉलिटिकल नहीं है, हर सही टाइम पे गलत फैसला फरमाते हैं मसूफ। उन्होंने 2013 के इलेक्शन में एक छोटी सी दुरफितनी छोड़ दी थी मियाँ साहब ने कि निगरान वजीर आला के लिए आसमा जहांगीर के नाम पे हमें तो एतराज़ नहीं है, सोचा जा सकता है। वजीर आजम के लिए वो दूसरी तो नजम सेठी साहब को दी थी ना। दे नो हाउ टू बाई द पीपल। गॉड फादर पे क्या एतराज़ होता है? गॉड फादर क्या करता था? वो कहता कि आई विल मेक हिम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज़। अपने मुखालफों के बारे में क्या कहता था कि मैं ऐसी पेशकश करूंगा, उसको ऑफर करूंगा कि वो इनकार नहीं कर सकेंगे। सिमिलरिटी है यहाँ पे। जी, नजम सेठी साहब इनकार नहीं कर सके थे। बड़ा, और ये वही नजम सेठी साहब हैं। अगर गॉडफादर अपने दुश्मनों से इंतकाम लेता था तो अगर नजम सेठी साहब को भूल गया हो तो जब ये वहाँ से आए थे, भारत से वापस आए थे, तो इनको रात के 2 बजे इनकी चीखें निकलवाई थी उन्होंने। इनके घरों पे IB के जरिए छापे मरवा के, वो किसी वक्त जुगनू मोहसिन साहब हमारी बहन जो हैं, ज़रा वो तफसील जो उन्होंने लिखी थी कि कैसे एक दहशतनाक माहौल में गॉडफादर स्टाइल में रात को इनके घर पे उन्होंने छापा मार के उनको नजम सेठी को उठा कर ले गए थे। और फिर हम लोग यहाँ पे नारे मार मार अपने गले फाड़े हुए होते और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब जैसे इंडिपेंडेंट सहाफ़ी के घर पे छापे मार के उनको गायब कर दिया है। तो ये मेरा सिमिलरिटीज में मजीद भी आता है। वापस आए कि इमरान खान ने गलती की थी कि इन्होंने अपोज कर दिया। अपोज किया इमरान खान ने जी, इसको निगरान वजीर आजम नाम। भाई साहब, आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब आसमा जहांगीर को वजीर आजम बनवा रहे थे? वो भाई आप कहते हैं हाँ बनाए, इन्होंने सबसे बड़ी मुखालफत कर देनी थी। आपका ख्याल है कि आसमा जहांगीर को लाहौर से उठा के वजीर आजम बनवा देते कि अब आप हमारे स्टेटस पे आ जाएं, बराबर पे आ जाएं। उन्होंने गुगली खेली। खैर इमरान खान साहब एज यूजुअल फेल हुए। उस दिन के बाद आसमा जहांगीर साहबा बिल्कुल अनकंडीशनल जो है ना, अब जो भी वहाँ नवाज शरीफ साहब कह दें उनके हक में उन्होंने बात करनी है। मसलन आज वो मसला, आज ये मसूफा फरमाती हैं, आई एम शॉक्ड कि झूठ बोलों की ये कोई बात है। एक तरफ कहते हैं कि आपने जजमेंट जो है वहाँ से शुरू नहीं की, आपने कुरान पाक से शुरू नहीं किया। आजकल उनके बहुत सारे उनके हमदर्द फरमा रहे हैं कि गॉडफादर से क्यों शुरू किए। और भी हैं कुछ, मैं दानिश्वरों को सुन रहा था टीवी पे, तो कुरान पाक में जो कुछ झूठे लोगों के बारे में लिखा हुआ है वो भी ज़रा पढ़ा इन लोगों ने। इनसे पूछना चाहिए कि आपके नज़दीक जो झूठ बोले
ये कोई मतलब है, कोई बात नहीं है। आई एम शॉक्ड। और मुझे उस पे शर्म आ रही है अपने आप पे कि हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या कोई समझते थे। आज उनके जो मतलब बड़े हैं, आज वो ये बातें कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंटेरियन झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, जदादों के बारे में झूठ बोलते हैं तो इट्स नॉट ए न्यूज़, ये सारे झूठ हैं, लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी झूठे हैं। इनको कबूल हो ऐसा वजीर आजम, इनको आसमा जहांगीर साहबा को कबूल नहीं है, ये हमें कबूल नहीं है कि ये मतलब सरेआम ये हमारा मजाक उड़ा रही हैं कि जनाब कि यहाँ पे झूठ बोलना कौन सा बड़ा मसला है। इट्स ये नॉर्मल सी बात है। एक सारे बोलते हैं, झूठ तो सारे बोलते हैं। ये जवाब सुने, अगर मुल्क का वजीर आजम आमिर साहब झूठ बोलता है ना, वो फिर मेरे साथ आके बैठे, क्योंकि मैं भी झूठ बोलता हूँ, वही हम सब झूठ बोलते हैं ना। बैठने का कोई तकाजा नहीं, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो भी अगर मेरी तरह झूठा है तो वो वजीर आजम बन जाए। नो, अगर उसका कैरेक्टर, वजीर आजम का कैरेक्टर, मेरे बादशाह का कैरेक्टर मुझसे कम था रहे, देन वो वापस है। सर वहां पे अब ये कौमें होती हैं। बिल क्लिंटन ने एक झूठ बोला, एक परजरी पे, पूरी उनकी कांग्रेस ने उसको वहां पे खड़े होके उनके सेनेट ने उनका ट्रायल शुरू कर दिया इंपीचमेंट का, और पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारा वजीर आजम ने, हमारा सदर झूठ बोलेगा, हम इसका क्या असर करेंगे। खैर, एक अब अगली बात सुने। गॉडफादर, मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि आसमा जहांगीर ने गॉडफादर नावल नहीं पढ़ा। क्लासम ना पढ़ा होता इतनी बड़ी बातें ना करती थी। ऐसे उनकी जैसे फिल्म भी नहीं देखी शायद। अच्छा, ये फिल्म भी देखी है तो समझ में नहीं आई। हम देहाती लोग यही कह सकते हैं ना। आसमा जहांगीर साहबा को ये नहीं पता, अगर इन्होंने उसको पढ़ा हुआ होता तो इतनी बड़ा ये ब्लंडर ना मारते हैं जो उन्होंने मारा है। गॉडफादर कोई ड्रग्स का वो नहीं था, डॉन नहीं था, वो ड्रग्स का बिजनेस नहीं करता था, ना ड्रग्स को प्रोटेक्ट करता था, ना वो यहाँ पे ड्रग बैरन था वो। बल्कि उसको जो गोली लगी थी उस नावल के उसमें ये किरदार में कि डॉन पे अटैक हुआ, उसको गोली मारी गई। मुखालिफ जो फैमिलीज थी माफिया की, उन मुखालिफ फैमिली वो ये चाहती थी कि डॉन जो है, इसकी जेब में जज भी हैं, इसकी जेब में मीडिया भी है, इसकी जेब में वहाँ ब्यूरोक्रेट भी हैं, ताकतवर लोग हैं, ये हमें सपोर्ट करे कि नया जो पैसा आ रहा है वो ड्रग में आ रहा है, ड्रग मनी में उन दिनों में आ रहा था माफिया का। वो चाहते थे कि हम कैसीनो छोड़ें, हम प्रोटेक्शन मनी छोड़ें, हम ड्रग्स में जाएं, इसमें पैसा बहुत है। तो डॉन जो था वीटो कॉर्लियोन, ये इस चीज़ के मुखालिफ था कि हमारी कौम, हम बच्चों को ड्रग्स पे लगा के पैसा नहीं कमाएंगे। ही स्टूड ऑन वेरी हाई मॉरल ग्राउंड। उस पर तमाम फैमिली जो थी न्यूयॉर्क की, उन्होंने फैसला किया कि डॉन को हमने एलिमिनेट करना है, क्योंकि डॉन हमें यहाँ पे, या गॉडफादर जो है, ये हमें ड्रग्स का बिजनेस नहीं करने दे रहा। लिहाजा उस पर उन्होंने अटैक किया, उसको कत्ल करने की कोशिश की। ही स्टेड इन हॉस्पिटल फॉर मैनी डेज। मसूफा ये फरमा रही हैं, उनकी नाइल्मी की मैं दाद देता हूँ, दानिशवार हैं, बहुत बड़ी वकील भी हैं, कि माशाल्लाह फरमाती हैं कि जनाब कि उन्होंने गॉडफादर से तशबीह दे के ड्रग के बहुत बड़े बैरन की नवाज शरीफ साहब से उन्होंने वो कर दी है, उन्होंने तशबीह दे के बहुत बड़ी जाते के। मसूफा साहबा आप बड़ी दानिशवार हैं और आज तो आपने बहुत बड़ा काम किया कि झूठ बोले वज़ीर आज़म, इट्स नो न्यूज़। तो आप पहले ना कोई पढ़ लें। अब आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है, दुनिया में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है। अब किसी चीज़ पे कमेंट करने से पहले वी एक्सपेक्ट कि आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। इस तरह बैठ के आप मतलब ये करैक्टर्स जो है ना उनको ख़राब नहीं करेंगी। और डांस के सर्टेन प्रिंसिपल थे, अगर वो रिवेंजफुल था तो उसका एक बैकग्राउंड था कि उसके बाप को ये माफिया के लोगों ने कत्ल किया था। सही मुझे ये बताएं, जब मियाँ साहब के वाले साहब को, मियाँ शरीफ को बेनज़ीर भुट्टो दौर में रहमान मलिक साहब ने FIA के जरिए लाहौर से उठाया था, तो वो क्या हो रहा था? उसके बाद मियाँ साहब ने क्या किया था बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ? इन्होंने जरदारी से रिवेंज नहीं लिया था, इन्होंने जस्टिस मलिक कयूम के जरिए बेनज़ीर भुट्टो को सजा नहीं करवाई थी, इन्होंने नजम सेठी को जो न कालम लिखने पर जेल में नहीं डाला, इन्होंने मलिहा लोधी पे इन्होंने बगावत का पर्चा नहीं किया था, जो आजकल वहाँ पे माशाल्लाह उनकी सफारतकारी फरमा रही है उसी नवाज शरीफ साहब के न्यूयॉर्क में। मियाँ साहब ने किससे इंतकाम नहीं लिया? अगर गॉडफादर इंतकाम लेता था तो मियाँ साहब ने किसको छोड़ा है, किसको बख्शा है? कोई एक दो चीज़ें मुझे बता दें। सो कहने का मतलब ये है कि जनाब कि अब आप जजेस पे ज़रूर अटैक करें, लेकिन ये जजमेंट जो है कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। अगर मियाँ साहब की चीजें हैं, अभी उसकी जस्टिस गुलजार वाला टाइम नहीं, आमिर साहब से ले लें कि चलो खोसा साहब ने तो दे दिया है ना नोट, जस्टिस गुलजार ने जो लिखा है ना वो भी देख लें। मेरा ख्याल है शायद आसमा बीबी ने, जो आसिफ खोसा साहब की मैं रिकमेंड करूंगा, जो किताब है ना जजिंग विद पैशन, वो भी पढ़ लें। ये जो पढ़ने का काम नहीं करती, जो रेफरेंस है ना, वो एक्चुअली वकालत की सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं, वकालत में शायद कम रही हैं। ये जो इस्तारा उन्होंने इस्तेमाल किया, बल्कि इस्तारा ही है, उन्होंने जो गॉडफादर का, उन्होंने डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा कि जनाब ये कोई गॉडफादर हैं नवाज शरीफ साहब, मगर ये है कि उन्होंने अपना उस किताब में ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि जो जजमेंट्स होती हैं वो रीडेबल होनी चाहिए। वो उन्होंने इससे पहले भी एक जजमेंट में खलील जिब्रान का पिटी द नेशन करते हैं, और इस तरह के दुनिया के बड़े बड़े जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में जो बड़े जूरिस्ट माने गए हैं, उन्होंने इस्तारे इस्तेमाल करने की, ये कोई पहली दफ़ा जस्टिस खोसा ने नहीं किया, ये पुरानी ट्रेडिशन है। बेसिकली
दी है कि टच किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ इस इस्तिहारे ने सारी जो स्टोरी है, ये सारी जो जजमेंट है, ये क्या है कि खुद सारे पांचों के पांच जज ये कह रहे हैं कि इदारे रिग किए हुए थे। और ये असल चीज़ है कि गॉडफादर के अंदर जिस तरह गॉडफादर ने अपने टेंटिकल्स चारों तरफ फैलाए हुए तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे, तो इस सारी सिचुएशन को एक जुमला एक्सप्लेन करता है। तो इस पे सारे सनाउल्लाह साहब भी पीछे पड़ गए हैं कि जी ये तासुब शो करता है, ये मेरा ख्याल ज्यादती है। दूसरी बड़ी ज्यादती ये है कि ये जुमला तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और वकील से और आसमा जहांगीर से कि झूठ बोलना क्या होता है, झूठ तो सारे ही MNA पार्लियामेंटेरियंस बोलते हैं, झूठ तो सभी बोलते हैं। भाई साहब नहीं, ये जो इसके अंदर ये जजमेंट को पढ़े हिस्टोरिक, मेरा ख्याल है तो ये तो वक्त हिस्ट्री बताएगी कि हिस्टोरिक था या नहीं है। मगर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, जो नॉन लॉयर स्टूडेंट्स हैं, वो भी इससे सीख रहे हैं कि ये तमाम उसका जो बताया गया है उसके अंदर ख़ास तौर पे कि प्राइवेट, और ये जस्टिस फायज़ ईसा साहब की जजमेंट है कि जनाब 62 और 63 को डिस्क्राइब करते हुए जो इसमें इस्तेमाल की है आसिफ कोसा साहब ने, उन्होंने कहा जी झूठ या इस तरह की जो चीज़ें हैं प्राइवेट लाइफ में एक्सेप्टेबल है, मगर झूठ जब आप पब्लिक लाइफ में आप बोलते हैं और पब्लिक लाइफ के पब्लिक इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट जो है वहाँ पे सफ़र हो रहा है, फिर 62 और 63 के अंदर ये बड़ा रेलेवेंट है। प्राइवेट लाइफ के अंदर ये के बारे में 62 63 को छोड़ दें, बट जो पब्लिक लाइफ से रिलेटेड 62-3 के अंदर है कि जहां प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर है वो अगर झूठ बोलेगा तो पूरे पाकिस्तान का वो अमीन और सादिक है, वो हमारी ट्रेजरी का डिसीजन मेकिंग का मालिक है, वो झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, अभी छोटी सी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ इस पर बात करेंगे कि मुल्क की दो सूबाई असम्बलियों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हक में एतमाद का इजहार करते हुए करारदादें मंजूर की गई, और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पेट फाड़ कर शरीफ खानदान के तो मुल्क की लूटी हुई दौलत है उसको वापस लाया जाएंगे। क्या 2018 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ साहब की तरह माफी मांग ले? छोटे से ब्रेक लिए हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने झूठ बोल लिया तो क्या हुआ, ये आसमा साहबा के मंतक में हम बात कर रहे हैं। मैं उनकी जज नहीं करना चाहता, उनकी वकालत की जो है ना कैपेसिटी जो है, मगर ये ज़रूर है कि उनकी वकीलों की सियासत पे ज़्यादा जोर है वकालत से, ये पक्का है। और मुझे शक पड़ता है कि उन्होंने ये जजमेंट पूरी पढ़ी भी नहीं है, वरना ये जो उनका आर्गूमेंट है ना 184(3) के ज़रिए जो उन्होंने कहा कि ये हम ये करते रहते हैं, उसके अंदर जो है ये ऑन गोइंग बहस है, ये एक बड़ी एकेडमिक बहस है और ये चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। मगर इसका सबसे मौसर तरीन जो जवाब दिया हुआ ना वो आसिफ खोसा साहब ने दिया है, और बड़ी डिटेल्ड में है कि जनाब हमने सारा देखा है 184(3) के तहत। फॉर एग्जांपल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी जो केस स्टार्ट हुआ था, उन्होंने मेंशन किया है वो 184(3) से स्टार्ट हुआ था। फिर बेताशा पार्लियामेंटेरियंस ड्यूअल नेशनल जिनकी थी दोहरी शहरियत थी, वो फारिग किए गए हैं इसी के तहत। और उसके अंदर जो काफ़ी सारे जो इसके अंदर कहा जाता है ना डिस्प्यूटेड फैक्ट्स नहीं लिए जा सकते, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने वो मिसालें दी हुई हैं कि काफ़ी केसेस में जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे गुंजाइश निकाली गई है और ये कुछ होता रहा है। मगर बात ये है कि उसमें फ़र्क जो है आसिफ खोसा साहब की जजमेंट में और साथ में आप गुलजार साहब की भी मिला लें, जज साहब की भी, और बाकियों में ये है कि उनका जो आर्गुमेंट जा रहा है, जो उन्होंने सारा वो एक फ़्लो के साथ जा रहा है कि उन्होंने अपना केस बनाया है कि जनाब ये हमारे एतराज़ात हैं और हम ये 62, 63 और 184(3) जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ये रीज़न है। वो आर्गुमेंट यूँ जा रहा है, बड़ी माजरत के साथ, डरते डरते मैं ये कहूँगा कि अजमत शेख साहब का भी जो है ना यूँ करके जा रहा है और आखिर में एकदम यूँ करके टर्न आ जाता है। और ये मैं नहीं है, ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी कहा है और इजाज़ुल हसन साहब की जजमेंट के अंदर भी ये नज़र आता है कि फ़्लो यही चल रहा है। उन्होंने भी वो तमाम चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जो आसिफ खोसा साहब ने की हैं और गुलजार साहब ने की हैं, एग्जैक्टली उस तरह ही चल रहा है कि जी ये खराबियाँ, ये सारे जवाब जो है ईमानदारी से रिलेटेड बाकी चीज़ों से रिलेटेड, इसीलिए जजमेंट में वो सवाल आए हुए हैं कि इसके जवाब नहीं मिले। पर आखिर में वो फ़्लो नहीं चल रहा कि उन्होंने जो जस्टिफिकेशन अपनी 184(3) ना इस्तेमाल करने की जो दी है वो
उसके मुकाबले मैं समझता हूँ आसिफ खुसर साहब के ज़्यादा मुदल्लल किस्म की दलाइल हैं, ज़्यादा जो है ना ज़ोरदार दलाइल आए हुए हैं। तो बाकी मैं आखिरी बात ये है कि माफिया का ये जो जिक्र है कि बहाने ही मिल गया लोगों को, आज जस्टिस अजमत सईद साहब ने अपनी जजमेंट आज ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ये मारगला की पहाड़ियों पे जो ये जो है, उन्होंने कहा तीनों गवर्नमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट और केपी और वफाकी गवर्नमेंट माफिया के साथ मिली हुई है इन पहाड़ियों का एनवायरनमेंट सत्यानाश करने में। ठीक है, ये वकीलों की भी आपने आमिर साहब खूब बात की थी। एक तो जस्टिस गुलजार साहब का जो आम नोट है उससे मुतालिक क्लास अब आपसे जानना चाहेंगे, वो आप पढ़ के सुनाएं। दूसरा, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से भी कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे दें, अगर ना दिया तो वकला तहरीक शुरू की। वकीलों के लीडर को तो हमने सुन लिया है, जिनसे झूठे रूप के दर्शन, जो इलेक्शन हारी हुई है ना, इसलिए वो गुस्सा भी है। मैं अंदाजा करें कौन कौन लोग हमें लीड करते हैं इस मुल्क में। आसमा जहांगीर साहबा इज क्लासिक एग्जांपल कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की सदर रही हैं, उनके नजदीक झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं है, बड़ी बात ही नहीं है। और हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि जनाब झूठ सब बुराइयों की जड़ है। जहां से अच्छा अपने घर में इनका मुलाजिम जो है ना, किसी का हमारा थोड़ा सा झूठ बोल के ना 10 रुपए की टुक्की लगा ले अगर घर के सौदे में, तो बेगम साहिबा हूँ वो उल्टा लटका के उनकी तनख्वाह से पैसे भी काटती हैं, घर में बर्तन टूट जाए उसका भी हशर नशर करके रह देंगे। अरबों खरबों का मामला है। यहाँ पे कहते हैं खैर है, झूठ बोल के जदादें बना ली हैं तो आप कौन होते पूछने वाले, चलता रहता है ये। इसलिए गलती की थोड़ी सी, मेरा ख्याल खोसा साहब को ना वो भी आयत डाल देनी चाहिए थी कि झूठ बोलने की जो इस्लाम में क्या डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया गया है। अब मैं आता हूँ गुलजार साहब पे, मेमो गेट में आसमा जहांगीर साहबा के कुछ थोड़ी सी कंट्राडिक्शन आपको ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। उसमें जरा देख लें, मसूफा जो है उस वक्त हुसैन हकानी साहब की वो वकील थी, और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं हुसैन हकानी और उस वक्त की पॉलिटिकल हुकूमत जरदारी और गिलानी को वो वहां पे तो गद्दार वो डिक्लेयर करवा रहे थे। नवाज शरीफ साहब और जब शहबाज शरीफ साहब गद्दार डिक्लेयर करवाने गए गिलानी को और उनको, उस वक्त इनको तकलीफ नहीं होती कि नवाज शरीफ साहब आप क्या करने गए थे अदालत में जजों के जरिए, अब सियासतदानों को आप वहां पे गद्दार करवा रहे थे। तीसरा मैं कहूं कि जो इस तरह के मिनारिटी जज होते हैं ना, उनको इसी तरह की आपको याद होगा तनकीद उस पर उनको भुट्टो साहब के हक में फैसले करने पर भी हुई थी कि जनाब के इन्होंने क्या किया कि जनरल जिया को डिफाई कर दिया कि हुक्मरान जो था हमारा उसके खिलाफ जस्टिस सफदर शाह, जस्टिस हलीम और जस्टिस दुराब पटेल, आज उनकी इज्जत की जाती है जिनको उस वक्त गाली दी जाती थी और उनकी जिंदगी इन्होंने हराम करने की कोशिश की। सफदर शाह साहब सफाटे लाट अगेन ऑनरेबल मैन। सो ये कहने का मतलब ये है कि मिनारिटी जज जरूरी नहीं होता कि उनके फैसले अगर उनको गाली देना शुरू कर देना तो तारीख में उनको नाकाम समझा जाता है। लिहाजा ये जो इनका कहना है ना आसमा जहांगीर साहबा का मिनारिटी जजेस की या इनकी है, ये तारीख और वक्त फैसला करते हैं, जैसे भुट्टो साहब केस में हुआ। लास्टली हालांकि गुलजार साहब का बड़ा अहम नोट है, 2-4 चीजें मैं आपको, अच्छा एक और चीज से पहले गुलजार साहब पे मैं जाऊं, इस जरदारी और ने कहा है कि ये माफिया हैं, ये करप्ट हैं, मैं इनके पेट फाड़ूंगा। शहबाज ने कहा था मैं इनके पेट फाड़ूंगा। आसमा जहांगीर साहबा इनका जिरगा करा दें, ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, जिरगा करा दें कि इनमें से किन का पेट फाड़ना चाहिए। वो कहते हैं मैं शहबाज शरीफ का फाड़ूंगा, शहबाज कहते हैं मैं जरदारी का फाड़ूंगा, हम कहते हैं तो वो कहते हैं जी आप लोग तो जमहूरियत के दुश्मन हैं। इन दोनों का जिरगा करा के फैसला करवा दें। लास्ट कमेंट कर दूंगा गुलजार साहब के, बाकी तो हम कल उस पर लेंगे। उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला कहा है हसन नवाज साहब पे, जिस तरह उन्होंने कहा जी 6 साल से रह भी रहे थे और बीबीसी के टीम से बिस्टन के इंटरव्यू में कहा कि मुझे पता ही नहीं है किराया कहां से आ रहा है, किसकी मलकियत है। तो जस्टिस गुलजार ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है अपनी पूरी उसमें जो नोट है। उन्होंने कहा हसन नवाज का इंटरव्यू देख के उन्होंने कहा जी मुझे लगा कि यार मासूमियत की भी कोई हद होती है। सही है। जस्टिस गुलजार साहब के इस खूबसूरत जुमले के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।